नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज दो तीन मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। कुछ देश से जुड़ी हुई खबरें हैं और कुछ पड़ोस से जुड़ी हुई खबरें हैं। देश से जुड़ी हुई खबरों में अहम खबर जो है वो राहुल गांधी को लेकर रही। राहुल गांधी की आज सांसदी बहाल कर दी गई और राहुल गांधी लंबे अंतराल के बाद आज संसद भवन पहुंचे, कार्रवाई में भी हिस्सा लिया। और दूसरी खबर है विपक्षी गठबंधन का जो नाम है I.N.D.I.A. इंडिया, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी किया है। क्या पूरा मामला है ये आज की बातचीत में समझेंगे। साथ ही एक खबर अफगानिस्तान से आ रही है। वहां पाकिस्तान के जो सहानुभूति वाले जो तालिबानी हैं उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जो कि इस वक्त सत्ता के ऊपर काबिज हैं और पाकिस्तान को लेकर खासतौर पर ये डायरेक्शंस तालिबान की हुकूमत ने दिए हैं। लेकिन क्या हुकूमत ये डायरेक्शंस देने की स्थिति में है, हैसियत में है? क्या वहाँ एक्टिव जो ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में ब्लास्ट कर रहे हैं वो रुक पाएंगे? इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और साथ ही एक खबर है पाकिस्तान को लेकर, और खबर यह है कि अमेरिका ने हाल ही में जो सिक्योरिटी डील साइन करवाई है पाकिस्तान से, उसका असर दिखाई देने लग गया है। और असर ये हुआ है कि अब ईरान के साथ जो पाइपलाइन का काम चल रहा था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान को लॉसेस बहुत होंगे। और साथ ही अभी हाल ही में जो पीएम शहबाज शरीफ की यात्रा और ईरान सरकार के साथ में जो नए मसवीदे तैयार हो रहे थे उनके ऊपर भी झटका आएगा, क्योंकि अमेरिका के दबाव से यदि ईरान के साथ संबंध पाकिस्तान तोड़ता है तो ईरान इसको किस तरह से लेगा, और पाकिस्तान के साथ में जो कारोबार की बात अभी हाल में हुई है जिसको लेकर पाकिस्तान की सरकार बहुत आशान्वित थी, उसके ऊपर क्या असरात होंगे, ये आज की बातचीत के हिस्से हैं। तो पहला मुद्दा चूंकि देश में आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई है। 137 दिन के बाद राहुल गांधी आज संसद पहुंचे। अभी हाल ही 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मानहानि के मामले में सजा के ऊपर रोक लगा दी थी, दोष सिद्धि के ऊपर रोक लगाई। और आज 3 दिन के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सांसदी बहाल कर दी। बताया जा रहा है कि बीच में छुट्टियों के दिन रहे, इसलिए लोकसभा सचिवालय को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी जिस तरह से प्रोवाइड की गई, और उसके बाद पहली बार आज संसद का कामकाज शुरू हुआ। शनिवार और रविवार को हम सब जानते हैं संसद भवन नहीं चलता है। तो 4 अगस्त के इस फैसले की कॉपी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा सचिवालय को दी, और इसके ऊपर कार्रवाई करके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिए, जिसके ऊपर ये आज एक्शन हुआ। और राहुल गांधी बहुत ही मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुश दिल संसद भवन पहुंचे, और उनकी जो पार्टी के सांसद प्लस जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए एक अच्छे दिन के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो उनके शीर्ष नेता हैं वो संसद भवन वापस पहुंच गए हैं। पिछले सत्र में राहुल गांधी पूरी तरह से एब्सेंट रहे, चूंकि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। और इस सजा का असर ये कि हमारे यहाँ के जिस तरह से कानून है उसमें 2 साल और 2 साल से अधिक की सजा प्राप्त जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासतौर पर एमएलए और एमपीज, उनकी सदस्यता ऑटोमेटिकली फैसले के वक्त से ही निरस्त हो जाती है, रद्द हो जाती है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील के ऊपर फैसला दिया और यह भी कहा कि ये मैक्सिमम सजा देने की क्या जरूरत थी, 1 साल और 11 महीने की सजा भी हो सकती थी। अब यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्क्रूटनी है, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेंट्री है, ये क्यों है और किन लोगों के लिए इस तरह की कमेंट्री होती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सूरत की ट्रायल कोर्ट के बाद सूरत के सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से अपील चल रही है। अब बात यहां यह है कि अपील जब चल रही है तो फिर ट्रायल कोर्ट के या सेशन कोर्ट के परव्यू का क्या होगा, वो आगे क्या करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, एक तरह से गाइडलाइन दे चुका है कि भाई आप मैक्सिमम सजा क्यों दे रहे हैं, जबकि कानून में लिखा हुआ है कि यदि दोष सिद्धि हो जाती है
और दोष सिद्ध पाया जाता है तो वो सजा देने का जो राइट है वो मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार है। और कानून यदि आपने ऐसा बना रखा है कि उसमें सजा 2 साल की है, जुर्माना भी है, तो फिर आप या तो उस कानून को बदलिए। अब ये कैसे हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग तरीके से देखा जाए कि किसे 6 महीने की सजा दी जाए और किसे 1 साल की दी जाए, किसे 1 साल 11 महीने की दी जाए या किसी 2 साल की दी जाए? ये कौन तय करेगा? इसके क्या मेरिट्स होंगे? क्योंकि सजा का जो प्रावधान है वो आपने डिसाइड कर रखा है आईपीसी में। इंडियन पिनल कोड ये आपको बताता है कि इस केस में यदि दोष सिद्ध हो जाता है कोई मुलजिम तो ये सजा है। अब मैजिस्ट्रेट उसको क्यों सोचेगा कि मैं इस आदमी को तो इतनी दूं, इस आदमी को इतनी दूं? राहुल गांधी चूंकि सांसद हैं इसलिए मैं कम दूं और आप हम जैसे लोग हैं उनको वो ज्यादा दे। ये सुप्रीम कोर्ट की बात समझ से बाहर है। और दूसरी बात ये कि अभी मामला सेशन कोर्ट में इसमें अपील में चल रहा है, तो अब अपीलेट कोर्ट क्या करेगी? जब सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो या तो ये स्टे कितने दिन का रहेगा ये डिसाइड हो, या ये फाइल वापस अपीलेट कोर्ट के पास जाएगी। फिर अपीलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से क्या करेगा? क्या एक्विटल करेगा? क्योंकि शीर्ष अदालत का जो ऑब्जर्वेशन है, फरमान है, स्टे का ऑर्डर है, उसके आगे तो अपीलेट कोर्ट नहीं जा सकती। और यदि जाएगी तो फिर राहुल गांधी की सांसदी का क्या होगा? कुल मिलाकर यह कंफ्यूजन का सब्जेक्ट है। अभी स्टे है, या तो सुप्रीम कोर्ट सजा माफ करता कि नहीं कोई सजा नहीं है, लेकिन चूंकि सुनवाई होनी बाकी है अपीलेट कोर्ट में, अभी तो पक्ष विपक्ष आएंगे और भी कई तरह के गवाहान पेश होंगे और साक्ष्य जुटेंगे, तो फिर यदि मान लीजिए अपीलेट कोर्ट इसमें एडामेंट हो जाता कि नहीं हम पाते हैं इसको कि यह सजा के लिए फिट केस है और यह 2 साल की सजा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट को वापस निर्देश देने पड़ेंगे कि नहीं हम सजा रद्द करते हैं। तो ये एक अजीब सा मामला है। ये जो एक्ट बना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व कानून जो है, इसमें पहले इसी तरह का एक झोलझाल था। कोई दिशा निर्देश नहीं थे कि किस तरह किसी सांसद को, एमपी को, एमएलए को सजा हो जाए तो क्या होगा। लेकिन बाद में 2013 में लिली थॉमस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई 2 साल या इससे अधिक की सजा के ऊपर संबंधित जनप्रतिनिधि की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। अब जबकि इस मामले में सूरत की कोर्ट ने फैसला दिया था और राहुल गांधी को दोष सिद्ध पाया था, तो ये तो होना ही था। लेकिन स्टे एक टेक्निकल सब्जेक्ट सा लगता है इस मामले में। अब लीगल एस्पेक्ट के ऊपर सोचने वाले सोचते रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो हम बात रखना चाहते हैं वो ये कि इसमें जब तक परमानेंट ऑर्डर नहीं हो तब तक फिर लिली थॉमस के केस का क्या फायदा हुआ? सजा तो है, सजा यदि नहीं है तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं थी। और अब इसमें अपीलेट कोर्ट में मामला चल रहा है, अपीलेट कोर्ट के ऊपर फिर हाई कोर्ट में जाना और फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाना। या तो पहले ही दिन जब ये मुकदमा सूरत की कोर्ट में दर्ज हुआ था उसी वक्त इसको हायर कोर्ट में ले जाया जाता और क्वेश्चन कराया जाता, वो भी नहीं हो पाया। तो ये अजीब सा एक मामला है। अब बड़ों की लड़ाई में बड़े बड़े वकील जाते हैं, बड़े बड़े फैसले कोर्ट के सामने होते हैं। छोटे मामलों में, छोटे लोगों की लड़ाई में कौन जाता है? अब इसी तरह के जो मामले हैं, यही क्रिमिनल डिफेमेशन के, यही आपराधिक मानहानि के जो मामले हैं, ये हजारों की संख्या में इस वक्त देश में है। वहां ऐसी कमेंट्री नहीं आती। ये बात है देखने लायक। अदरवाइज फिर सब पे लागू होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट की यदि नजीर बनती है तो सभी की सजाएं 2 साल की जिनकी भी हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिक स्टे हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल डिफॉर्मेशन में तो यही बातें आती हैं। या तो किसी ने किसी के खिलाफ कुछ लिखा है या किसी ने किसी के खिलाफ कुछ बोला है, वीडियो बनाया है, वो एक ही तरह की चीजें हैं सारी।
ऑडियो हो, वीडियो हो, लिखना हो, भाषण देना हो, फर्क क्या पड़ रहा है? साक्ष्य तो उसी तरह के हैं। तो या तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो फैसला है राहुल गांधी को लेकर, ये पूरे देश में एक साथ लागू हो जाना चाहिए, और जहां पर भी ट्रायल कोर्ट्स के इस तरह के फैसले हैं जिसमें मैक्सिमम सजा दी गई है, उन सब के ऊपर स्टे हो जाना चाहिए। यह होती है एक आइडियल सिचुएशन, यह होती है एक आजाद सोच, एक मौलिक सोच वाले कंट्री की सोच। लेकिन हमारे यहां जो सोच है वो है कॉलोनिज्म वाला मामला है। कॉलोनियल सिस्टम अभी भी चालू है। कॉलोनियल सिस्टम के जो लॉज बने वो हमारे देश की जनता के शोषण के लिए बने। अंग्रेज जिस आदमी को बचाना चाहता था, ब्रिटिश हुकूमत जिस व्यक्ति को बचाना चाहती थी, उसको हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में ले जाने का प्रोविजन कर दिया कि ठीक है, आप सीधे आ जाओ, हम बात सुन लेंगे आपकी। और बाकी जो लोग आम आवाम हैं उनकी कोई सुनवाई है नहीं। तो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कानून, उसको आज तक हम डोरे हैं। यदि ये प्रोविजन नहीं होता कि ठीक है, आप कोर्ट है ना, वो भी नीचे की कोर्ट है, वो भी पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी है, आपने अपील कर रखी है, अपील में आइए, आप अपील के बाद देखें। अपील में यदि आपके खिलाफ फैसला होता है, आप हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट में भी खिलाफ होता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। ये तो है एक आदर्श व्यवस्था। लेकिन चूंकि देश कोई मौलिक आधार पर खड़ा नहीं है, इसलिए ये सब काम होते रहते हैं। किसी को भी कहीं से भी रिलीफ, किसी को भी कहीं से भी फटकार, किसी को भी कहीं से भी सजा। ये एक अजीब सा सिस्टम बना हुआ है। इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यदि राहुल गांधी ने गलत कहा था और ट्रायल कोर्ट ने दोष सिद्ध माना, तो इट मीन्स कि दोष सिद्ध है, और इस तरह के जितने भी दोष सिद्ध मामले हैं उनको सबको एक नजर से देखने की बात है। फिर ये अलग अलग विधान नहीं होना चाहिए। तो 4 अगस्त को ही देश के अंदर जितने भी इस तरह के मामले थे उनके ऊपर स्टे हो जाना चाहिए था। तब था मामला सुप्रीम कोर्ट की न्यायप्रियता का, सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता का, और सुप्रीम कोर्ट की एक आइडियल सिचुएशन का, एक अपने पैरों पर खड़े हुए देश का, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहता है, अपने नागरिकों का ह्यूमिलेशन बचाना चाहता है, अपने नागरिकों का मान सम्मान बचाना चाहता है, अपने नागरिकों को इस हैसल फैसल जो व्यवस्था है उसमें से निकालकर एक सुकून की सांस देना चाहता है। पता तो लग गया ना आपको कि इस तरह के क्रिमिनल डिफेमेशन में मैक्सिमम सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट मंगवाता कि देश में इस तरह के कितने और मामले हैं, और हम सबके ऊपर स्टे लगा रहे हैं। लेकिन पिक एंड चूज है, क्योंकि उसमें वकील बड़े थे, मामले बड़े हैं। तो ये एक अजीब सी बात है। अब देखना यह होगा कि अपीलेट कोर्ट इसमें क्या करेगा, फिर हाई कोर्ट का क्या मामला है, और यदि यह सजा बरकरार रह जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, और फिर राहुल गांधी की जो सांसदी है या उनके चुनाव लड़ने का जो हक है उसका क्या होगा। अभी तो तलवार है, अभी आपने स्टे लगाया है, माफ नहीं किया है, एक्विटल नहीं हुआ है। ऐसे ही और भी एक बीजेपी के भी नेता का मामला है, उसमें भी आज स्टे हुआ, इटावा की कोर्ट ने स्टे दिया है। लेकिन हम सब मामलों में कहना चाहते हैं, तो चाहे बीजेपी का मामला हो चाहे कांग्रेस का मामला हो, स्टे ही हुआ ना, रद्द तो नहीं हुआ। सजा रद्द हो जाती तो कोई बात होती, तब ये एक्शन होता। बाकी तो आप सब जो आम लोग हैं उनकी सजा स्टे भी हो जाती है, लेकिन कई तरह के उनके पासपोर्ट जब्त रहते हैं, जाने नहीं देते हैं, कई तरह की बातें हैं, और उनके खिलाफ जो फॉर्म्स भरे जाते हैं और है उसमें भी वही रहता है कि साहब सजायाफ्ता है। तो इसमें क्या होगा, सजायाफ्ता तो है, तो स्टे टेम्पररी सब्जेक्ट माना जाना चाहिए, यह है हमारा कहने का मतलब। तो ये स्थिति तो रही राहुल गांधी की सांसदी की। एक खबर, विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना INDIA, उसमें 26 दल शामिल है, और एक PIL इसमें दर्ज हुई है। और ये PIL जो है ये दर्ज कराई है एक प्राइवेट व्यक्ति ने। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दर्ज कराने वाले सज्जन जो हैं उनका नाम गिरीश भारद्वाज है, और इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली है।
और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली है एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950। इसके तहत ये कानून है देश का, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय महत्व के नामों का ये कानून है। ये 1950 का बना हुआ कानून है, जिसमें हमारे सभी राष्ट्रीय प्रतीक और हमारे जो राष्ट्रीय नाम हैं उनको लेकर गाइडलाइंस हैं। उसमें भारत का ध्वज है, तिरंगा है, भारत के जितने भी और जो महत्वपूर्ण जो चिन्ह हैं हमारे, चाहे वो अशोक स्तंभ हो और चाहे नाम हो, जैसे इंडिया नाम है तो ये हमारे देश का नाम है। इसको लेकर इस एक्ट में प्रोविजंस हैं और इस PIL में इसी मुद्दे को उठाया गया है कि इंडिया नाम जो है, चूंकि राष्ट्रीय प्रतीक का एक अनिवार्य हिस्सा है, एक अनिवार्य अंग है, चूंकि हमारे देश का नाम है, संविधान में दर्ज है इंडिया दैट इज भारत, तो इस तरह के जो राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह हैं इनका इस्तेमाल किसी व्यवसाय, किसी व्यावसायिक उद्देश्य और राजनीतिक किसी भी पर्पस के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये डिमांड हाई कोर्ट के सामने याचिका के थ्रू उठाई गई है और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। पिछले दिनों जब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें ये I.D.I.A.India ये नाम रखा गया था और UPA जो विपक्षी एकता का पहला जो मंच था उसकी जगह इंडिया नाम रखा गया और इसको लेकर मामला अब हाईकोर्ट में सुनवाई में जाएगा। हाईकोर्ट क्या फैसला करेगा ये अलग बात है, लेकिन बात यहां ये भी है कि बहुत सारे नाम हैं जो इस तरह के नाम हैं। कई टीवी चैनल्स हैं, कई अखबारों के नाम हैं, कई और भी संस्थाओं के नाम हैं, उनका क्या होगा फिर ये भी देखने वाली बात है। तो यह है तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा कि भाई आप देश का जो नाम है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है, उसका नाम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस PIL में गिरीश भारद्वाज ने यही मामला उठाया है, यही मुद्दा उठाया है कि ये जो यूज है इसका नाम का, ये ठीक नहीं है और इसका किसी भी तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान तर्क ये दिया गया है कि चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और इसमें विपक्षी पार्टियां इंडिया के नाम से फायदा उठा सकती हैं, क्योंकि इंडिया का नाम लगभग हर वोटर जानता है और इंडिया नाम से परिचित है और नारेबाजी भी होगी कि आप इंडिया के साथ हैं या किसी और के साथ हैं। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि अब बीजेपी और एनडीए क्या मुंह लेकर हमारा मुकाबला करेंगे, इंडिया के मुकाबले में एनडीए बीजेपी। तो ये एक मुद्दा है जिसको लेकर अब आगामी दिनों में चर्चाएं बहुत रहेंगी, क्योंकि अब ये लीगल प्रोसीडिंग में चला गया है और ये विपक्षी दल हैं क्या जवाब देंगे, चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग को भी नोटिस हुए हैं। इसमें असल जो कहानी है वो डिपेंड करेगी चुनाव आयोग के ऊपर। लेकिन इसमें एक और बात है कि इस अलायंस का नाम तो इंडिया रख लिया है, लेकिन क्या चुनाव में ये इंडिया के नाम से अलायंस बना रहेगा, टिक पाएगा? क्योंकि इसमें से अब जो खबरें आ रही हैं छन छन कर, वो ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि चुनाव तक 2024 तक ये अलायंस इस नाम से न रहे और 26 दलों में से कुछ दल बाहर निकल जाए, तो फिर क्या कांग्रेस और कुछ सीमित दल इसको इंडिया रखेंगे? ये भी है। और क्या इसका कोई चुनाव चिन्ह बनेगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग चुनाव चिन्ह हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि देखने में आएंगे और चुनाव आयोग को बेसिकली जवाब देना है कि वो क्या एक्शन लेगा, वो क्या सोच रहा है इस बारे में। तो ये खबरें दो हमने देश की दी हैं आपको। एक खबर हम अफगानिस्तान से ले रहे हैं। अफगानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत पर काबिज है, तालिबान हुकूमत है, और उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे जो लड़ाके हैं, हमारे जो तालिबान हैं, वो बाहर के मुल्क में हमला न करें। ये अफगानिस्तान के तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा जो हैं,
उन्होंने ये कहा है कि देश के बाहर जंग जो है वो जिहाद नहीं है। और ये कहा इसलिए है कि पाकिस्तान में पिछले दिनों जो हमला हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान सरकार ने अपने इन पालतुओं को काफी धमकाया और ये कहा कि भाई आप हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं और इन हमलों के ऊपर आप रोक लगाएं। तो इसको लेकर अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुंदजादा ने तालिबानियों को देश से बाहर हमला न करने की हिदायत दे दी है। और डिफेंस मिनिस्टर ने भी, जैसे भी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, मोहम्मद याकूब ने भी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को ये जानकारी दी है कि अखुंदजादा ने जो कहा है तो सुप्रीम लीडर के डायरेक्शन के बिना कहीं भी अगर कोई जिहाद अफगानिस्तान के बाहर की जाती है तो वो जिहाद नहीं मानी जाएगी। अब ये बात अलग है कि पाकिस्तान के अलावा और कहां कहां ये जिहाद कर सकते हैं। अब असल में बात यह है कि सोमवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तालिबानियों की तरफ से एक ब्लास्ट हुआ था और ये आतंकी हमला जो है, ये हमला बताया तो ये जा रहा है कि तालिबान ने किया था, लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि इनमें आईएसआई खुरासान और टीटीपी भी मिले हुए हैं और अलकायदा भी मिला हुआ है। अब बात यह है कि अखुंदजादा को ये कहने की नौबत क्यों आई। असल बात यह है कि अखुंदजादा एंड पार्टी पाकिस्तान द्वारा बनाए हुए मुजाहिदीन हैं और इनके जो पहले की पीढ़ी थी वो भी जो पहले मुजाहिदीन कहलाती थी, अब ये तालिबान कहलाते हैं। तो मुजाहिदीन भी पाकिस्तान के पैसों से, मतलब बेसिकली तो अमेरिकी पैसों से और पाकिस्तानी ट्रेनिंग से बने हैं। और इस तरह से ये इन्होंने रशियन जो कोल्ड वॉर थी उसमें अफगानिस्तान में जिस तरह का काम किया, उस तरह से ये पाकिस्तानी जो पिट्ठू हैं, पाकिस्तानी जो पाले हुए हैं, ये वहाँ अब हुकूमत में हैं। और आप हम सब जानते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई उस वक्त पाकिस्तान में बहुत मिठाइयाँ बांटी गई और ढोल नगाड़े बजाए गए कि हमारे लोग आ गए हैं, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। लेकिन अब इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि ड्यूरन लाइन के ऊपर विवाद छिड़ गया है और अफगानिस्तान के तालिबानी जो हैं ये तो कम चाहते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, टीटीपी है, आईएसआई खुरासान है, ये जो है ये चाहते हैं कि ड्यूरन लाइन को मिटाया जाए और ड्यूरन लाइन के उधर का जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है वो अफगानिस्तान में मिलाया जाए। ये इस तरह का एक मामला चल रहा है। इसलिए ये जो बाकी के जो आतंकवादी गुट हैं वहां पर, आतंकवादी कहेंगे उनको पाकिस्तान तो आतंकवादी कहता नहीं, ये जो गुट हैं ये अब तालिबान के कब्जे में नहीं आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो सरपरस्त हैं ये भी अब अपना हुक्म वहां नहीं चला पा रहे। इसलिए सुप्रीम लीडर अखुंदजादा को सामने आना पड़ा है क्योंकि पिछले दिनों में टीटीपी के और अलकायदा के हमले बढ़ गए हैं वहां पर पाकिस्तान में, और जो बॉर्डर इलाका है वहां पाकिस्तान की सेना का कोई से बचा नहीं है। ये इस तरह का मामला वहां देखने में आ रहा है। तो अब आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि अखुंदजादा एंड पार्टी की, यानी तालिबानियों की अफगान तालिबान की कितनी मानी जाएगी और टीटीपी और अलकायदा वगैरह जो हैं वो इनके कितने कंट्रोल में रहेंगे, ये आगामी दिनों में पता लग जाएगा। क्योंकि टीटीपी जो है वो अलकायदा की बहुत मदद ले रहा है और आईएसआईएस की भी मदद ले रहा है। आईएसआई खुरासान इसमें शामिल है। तो अब ये पाकिस्तान के लिए किस तरह का मामला रहेगा, किस तरह से निपटेंगे। तालिबान को साथ तो ले लिया है, साध लिया है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये मामला जल्दी सलटेगा नहीं और जो 80,000 टीटीपी के लोगों की हत्या पाकिस्तान की सेना ने की है उसका बदला टीटीपी लेगा। पाकिस्तान के दिन मुसीबत में और ज्यादा आने वाले हैं। यह खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जो इस वक्त चल रही है। एक खबर पाकिस्तान के लिए अब आने वाले जो दिन हैं वो, जैसा कि हमने बताया कि चारों तरफ से वो घिर रहा है। हालांकि चाइना की गोद में है और अब अमेरिका भी इधर सक्रिय हो रहा है क्योंकि अमेरिका चाइना को ज़्यादा इस इलाके में सक्रिय नहीं करना चाहता है। तो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान वापस से उसकी झोली में आ जाए जिससे कि वो सऊदी अरेबिया वगैरह में अपना ऑपरेशन वापस से कर सके। पाकिस्तान को इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मदद चाहिए और भारत दुश्मनी में हथियार चाहिए। इसके चलते
अब अमेरिका की गोद में पाकिस्तान वापस जाना चाह रहा है। दोनों हाथ में लड्डू, एक तरफ चाइना से और दूसरी तरफ अमेरिका से। अब चाइना की कुछ मजबूरियां हैं, वो आप हम सब जानते हैं कि किस तरह की मजबूरी है। वो एक्सपांशनिस्ट है, सीपैक में बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव में बहुत पैसा है, BRI में, तो इसलिए वो इस रीजन को छोड़ नहीं सकता है। लेकिन जो ताजा खबर है वो आपको हम दे देते हैं कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने ईरान से जो पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन आने वाली थी उस पर रोक लगा दी है। और ये रोक इसलिए लगाई है, ऐसा बताया गया है कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है, इसलिए हम इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को छोड़ रहे हैं। यह असल में पाकिस्तान की जो परियोजना थी वो ये थी कि सस्ते दाम के ऊपर बिजली हासिल करने के लिए ये पाइपलाइन पाकिस्तान और ईरान ने बिछाई थी, और इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान का था। और अभी 3 अगस्त को ही पाक दौरे के ऊपर ईरान के विदेश मंत्री उमर हुसैन आमिर अब्दुल्ला भी आए थे पाकिस्तान। उन्होंने भी बिलावल भुट्टो से मिलकर इस मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की थी और इसको जल्द स्टार्ट करने की भी बात की थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट अब नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान ने इसमें साफ कर दिया है कि हम इस प्रोजेक्ट को छोड़ रहे हैं। अब इसमें बात यह है कि इसमें पाकिस्तान को जुर्माना भरना पड़ सकता है। ईरान ने इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ईरान इसमें 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, और यदि पाकिस्तान इससे पीछे हटता है तो पाकिस्तान के ऊपर ईरान पेनल्टी इंपोज करेगा, और ये पेनल्टी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की होगी। ईरान ने यह भी दावा किया है कि ईरान के हिस्से का, यानी हम अपने हिस्से का प्रोजेक्ट पूरा कर चुके हैं, अब पाकिस्तान का हिस्सा उनको बनाना है। पाकिस्तान की बारी है, लेकिन पाकिस्तान पीछे हट गया है। आप देखिए जरा, पैसों के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है। अभी हाल में जिस तरह से चाइना वहां एक्टिव हुआ और सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती कराई, और इसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा, ये अमेरिका को पता है। तो अमेरिका ने अब पाकिस्तान को झटका दिया कि ये तुम करोगे तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो मुस्लिम उम्मा और ईरान से दोस्ती की पिंगे सब भुला दी गई हैं, और ईरान को अब हो सकता है कि ये जो रुपया है वो तो चुकाने की पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। आर्थिक तंगाली है, दिवालियापन है, भुखमरी है, गरीबी है, कर्जा चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो ईरान को कहाँ से देगा पैसा। लेकिन इससे संबंधों में बहुत कड़वाहट है। ये संबंध जो होंगे ईरान के और पाकिस्तान के, हालांकि पहले भी ईरान और पाकिस्तान के संबंध हिस्टोरिकली कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। जब भी कभी भारत की बात आई है तो ईरान ने भारत का साथ दिया है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत से ही ईरान और जो सऊदी अरेबिया का या टर्की का जो बेल्ट है, जो सुन्नी मुसलमानों का बेल्ट है, जिसमें पाकिस्तान भी सुन्नी मुसलमान बेल्ट का देश है, तो शिया और सुन्नी की लड़ाई जो है ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये शुरू से है। और ईरान नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का मामला है और चाइना का भी दखल है, ईरान को भी पैसे कमाने थे, ईरान को पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी तो ये प्रोजेक्ट डाला। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली ईरान तो बहुत पहले पूरा कर चुका है। 2013 में ही ये काम पूरा हो चुका है ईरान की तरफ से, और उस वक्त पाकिस्तान में जो जिस तरह से आसिफ अली जरदारी की सरकार ने जोश खरोश दिखाया था वो सारा ठंडा पड़ गया है। और चूंकि ईरान के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए हैं और सैंक्शंस की वजह से ये अमेरिका ने डराया है पाकिस्तान कि यदि इस सैंक्शन लगे हुए कंट्री के साथ तुम कुछ करोगे तो फिर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका के साथ की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक तंगाली है, IMF पैसा नहीं दे रहा था। अभी जब असीम मुनीर वहां गए हैं और वहां कुछ तिकड़म बैठाई है, सऊदी अरब से भी सिफारिश हुई है, तो अमेरिका के कहने से IMF ने वो प्लान भी दे दिया है और आगे भी एश्योरेंस दिया है। ऐसी सूरत में जबकि चाइना रोल ओवर नहीं कर रहा ज़्यादा पैसे का, चाइना चूंकि उस तरह से नहीं देता पैसे, अब सीपैक में जितना पैसा देना था वो दे चुका, कर्जे के ऊपर और थोड़ा सा कर्जा दिया है, लेकिन आउट ऑफ द वे पैसा नहीं दे रहा चाइना। IMF में अमेरिका की जितनी से है, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड की जितनी से है, उतनी चाइना की नहीं है। तो IMF का जो मसला है, इसको लेकर पाकिस्तान ने अमेरिका की शरणागति ले ली है। शरणागति लेते ही ये
सशर्त शरणागति है कि भाई यदि तुम ईरान के साथ संबंध रखोगे तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो अब पाकिस्तान ने ईरान को झटका दे दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस देश का क्या चरित्र है, क्योंकि जिस चरित्र के आधार पर यह देश बना वो चरित्र कहीं दिखाई नहीं देता। इस्लामिक देश बता रहे हैं, कानून चलते हैं एंग्लो सैक्सन ब्रिटिश लॉज, कहीं कोई शरिया नहीं, और सभी इस्लामिक देशों को धोखा देकर बैठा है, सबसे पैसा लेता है और जब भी मौका मिलता है अपना औकात दिखा देता है। अब ईरान के साथ में औकात दिख गई है। तो आगामी दिनों में इस रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स है, इस रीजन का जो भविष्य है वो क्या होगा, ये हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।